स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर के प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट का तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है एकीकृत कीट प्रबंधन की अवधारणा। तो हमने दूसरा चैप्टर अभी पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। यहाँ पर इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे। जो लाभ हैं और जो हानियाँ इससे हो सकती हैं वही सब इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डीपली लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया है, मैंने नोट्स बनाए और उसमें जो मेन चीज़ें हैं वही सब लिखी हैं। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम नोट से ही पढ़ेंगे, लेकिन कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मिस होगा, ठीक है। तो ये रहे नोट्स और ये चैप्टर 3 अपना एकीकृत कीट प्रबंधन की अवधारणा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो मेन जो थ्योरी है इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा है, तो मैंने जो जितना शॉर्ट कर सकता हूँ उतना मैंने किया है। और इसमें जो भी चीज़ें अगर आपको लगती हैं छूट गई हों तो वो आप बता सकते हैं। बाकी ये देखिए कि वैज्ञानिक स्तर पर समाधान ढूंढने हेतु एकीकृत नियंत्रण गोष्ठी का आयोजन सन 1969 में किया गया था। ये इसमें मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। एकीकृत कीट नियंत्रण का मौलिक ध्येय रासायनिक एवं जैविक नियंत्रण के मध्य समझौता स्थापित करना था। कीट नियंत्रण का रासायनिक युग के प्रादुर्भाव के पूर्व सन 1940 के लगभग इन दोनों प्रणालियों के उपयोग में कोई भी मतभेद नहीं था। और इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए कि मध्य समझौता स्थापित करना था। कीट नियंत्रण का रासायनिक युग के प्रादुर्भाव के पूर्व सन 1940 के लगभग इन दोनों प्रणाली के उपयोग में कोई मतभेद नहीं था, किंतु डीडीटी के अन्वेषण के बाद कीटनाशियों का इतनी तीव्रता एवं मनमानी ढंग से उपयोग हुआ कि इन विषैले रसायनों ने न केवल कीट जगत को बल्कि कीट विज्ञान विषय को भी प्रभावित किया है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर के एक क्वेश्चन देखा था, ये डीडीटी के बारे में था यहाँ पर, कि इसका इतना ज़्यादा प्रयोग किया गया कि वो पर्यावरण को और ज़्यादा हानि होने लगी। तो यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि एकीकृत कीट प्रबंधन की आखिरकार ज़रूरत हमें क्यों पड़ी है। तो इसमें से अगर मैं सब कुछ लिख लूँगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने केवल मेन पॉइंट्स लिखे हैं। और इसकी जो डेट्स हैं, मेन डेट्स जैसे कि 1969 और 1940, ये मैंने कहीं नहीं छोड़ी है। इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा नहीं, ये 2 ही डेट्स हैं खाली, एक 1969 है और एक 1940 है। और कोई भी डेट इस चैप्टर के अंदर नहीं आई है, तो वो मैंने मिस नहीं किए। और इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है कि समाकलित नियंत्रण की रूपरेखा। तो इसके अंदर क्या आता है कि प्रकृति में जब किसी जाति की वृद्धि होती है तो उसके प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या में अपने आप वृद्धि हो जाती है। किसी क्षेत्र के नाशक कीटों के नियंत्रण के लिए कीटनाशियों का बिना सोचे समझे निर्धारित मात्राओं अधिक और लगातार उपयोग नाशक कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं को नष्ट कर देता है। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब जो कीटनाशियाँ हैं उनका प्रयोग करेंगे तो वो नाशक कीट तो मरेंगे ही, लेकिन उनके साथ में प्राकृतिक शत्रु भी नष्ट हो जाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत होती है। हम मित्र कीट बोलते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। उनमें कीटनाशी या उसकी निर्धारित मात्रा के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है और साथ ही पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है। कीटों का उन्मूलन ना करके उनकी कोई ऐसी व्यवस्था अथवा प्रबंध किया जाए जिसका जिसके कारण कई संभावित कठिनाइयों से बचा जा सके। कीट नियंत्रण के लिए कोई एक ही विधि पर्याप्त नहीं, यानी कि कीट नियंत्रण मैंने पहले ही बताया था कि कीट नियंत्रण की जो प्रबंधन है वो कोई एक विधि नहीं है, बहुत सारी विधियों का एक पूरा कह सकते हैं समाकलन है। बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर आती हैं तब जाके कीट कीट नियंत्रण बनता है। तो यहाँ पर जो ये चीज़ है, यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है इसमें लिखा हुआ कि यह राष्ट्रीय आय के अनुरूप विकसित देशों के लिए शैक्षिक और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अति आवश्यक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर लिखे हुए, ये पॉइंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये भी पिछले चैप्टर में थे, इसलिए मैंने यहाँ पर रिपीट नहीं किए हैं नोट्स में। और इसके बाद अगला जो समाकलन नियंत्रण की रूपरेखा है, अगला पॉइंट है, वो मैंने इसमें लिखा है। तो वहाँ से हमने शुरू किया वापस से, क्योंकि अब ये जो पॉइंट्स थे ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं यहाँ पर, तो इनको दोबारा पढ़ने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। जैसा कि यहाँ था लिखा हुआ, ये देखिए राष्ट्रीय आय के अनुरूप होते हैं विकसित देशों के लिए। तो ये चीज़ें फिर से रिपीट करी गई हैं उसके अंदर, तो इन्हें रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने फिर से स्टार्ट किया समाकलित नियंत्रण की रूपरेखा, और इससे भी जो कुछ मैं काट सकता था वो मैंने कट किया है यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेन पॉइंट्स ही लिखना काफ़ी होगा हमें एग्ज़ाम के लिए, कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप पढ़ना चाहें तो आप फिर भी इन्हें पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं कि कीट प्रबंध कार्यक्रम की स्थापना को समझने के लिए निम्न महत्वपूर्ण कारकों का अध्ययन आवश्यक है। इसमें जो मेन जो काम है कीट नियंत्रण प्रबंधन का जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जो काम हमें करने पड़ते हैं वो जो निम्न काम है जो कौन से कार्य हैं वो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। जो पॉइंट्स हैं जो किताब से है वही सब लिखा है, मैंने कहीं अलग से नहीं लिखा है। तो मुख्य कीटनाशकों की पहचान करना, जैसे कि फसलों को कई कीट हानि पहुंचाते हैं लेकिन इनमें से केवल एक या दो ही मुख्य होते हैं जिन्हें मुख्य नाशक कीट कहते हैं तथा इन्हीं के चारों ओर नाशक कीट प्रबंध अथवा नाशक जीव व्यवस्था विकसित की जाती है। तो फसलों में कई प्रकार के कीट होते हैं लेकिन कुछ कीट ऐसे भी होते हैं जो फसलों को हानि नहीं पहुंचाते, जो उन कीटों के शत्रु होते हैं जो हानि पहुंचाते हैं। तो उनकी पहचान करके उनको हमें प्रबंध करना चाहिए। उसके बाद दूसरा है कीटों को प्रभावित करने वाले कारक। जो कीट होते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। तो अगला दूसरा है कीटों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जिनसे कीटों की संख्या प्रभावित होती है या फिर उनको कम किया जा सकता है, यानी कि उन कारकों का यूज़ करके, यानी कि ऐसे कोई कारक हैं जो कीटों की संख्या को या फिर हाँ उनकी संख्या को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो उनमें आते हैं परजीवी, परजीव्याप, परभक्षी और रोगाणु। प्राय कीटनाशक के प्रमुख सीमाकारी कारक होते हैं, यानी कि ये सीमाकारी कारक से मतलब है कि इनके ये शत्रु कीट हैं एक तरह से, जो इनको मतलब रोकते हैं एक तरह से कीटों को। इनके अतिरिक्त भोजन तथा जलवायु संबंधी कारक नाशक कीट जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। भोजन और जलवायु संबंधी कारक, बहुत से कीटों को शीत निद्रा अथवा उपरति के लिए स्थान की आवश्यकता होती है। यदि ये उपलब्ध ना हो तो इनकी जनसंख्या में कमी आ जाती है, जैसे कपास के गुलाबी कीड़े, पिंक बॉलवर्म तथा पिंक बॉलवर्म का लार्वा अपने अंतिम इंस्टार में चुनने से बचे रह गए तो कपास के गुलों अथवा कपास के पौधों की वृत्तों में शीत निद्रा की अवस्था व्यतीत करता है। शीत निद्रा के इन स्थानों को नष्ट करके इनकी संख्या में बहुत कमी लाई जा सकती है, यानी कि शीत निद्रा जहाँ पर ये शीत निद्रा की जो अवस्था व्यतीत करते हैं अगर उन स्थानों को नष्ट कर दिया जाए तो इनकी संख्या में बहुत कमी लाई जा सकती है। और ये जो परजीवी, परजीव्याप, परभक्षी और रोगाणु या फिर इनमें जो भी पिंक बॉलवर्म वगैरह ये जितने भी कीट अगर आते हैं इन वीडियोस में जो, तो उनके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन सभी कीटों के बारे में बताऊंगा। तो उन कीटों के बारे में और विस्तार से हम उन वीडियोस में जानेंगे। फिलहाल हम इस चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं यहाँ पर। ये दूसरा पॉइंट हो गया ये। इसके बाद अगला आता है तीसरा कि पर्यावरण के परिवर्तनों को ध्यान में रखना। देखिए, एक सफल कीट प्रबंधन कार्यक्रम के लिए पर्यावरण यानी पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले परिवर्तनों को शीघ्र पहचाना जाए अथवा उनका ध्यान रखा जाए। तो पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले परिवर्तनों को, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र एक तरह से जो जीवों की पूरी रचना, पूरी एक तरह से जीवन से लेकर अंत तक उनकी जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब पारिस्थितिक तंत्र के अंदर आती हैं। और पारिस्थितिक तंत्र में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनका हम आगे कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि इसमें जो हम IPM के अंतर्गत क्या क्या करते हैं वो सब इसमें बताया गया है। कि पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले परिवर्तनों को शीघ्र पहचाना जाए और उनका ध्यान रखा जाए। अगर कोई परिवर्तन होता है तो उनसे कहीं कीटों की संख्या में वृद्धि ना हो जाए, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद चौथा आता है दुर्बल अवस्था की पहचान। कीट नियंत्रण विधियों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नाशक कीट के जीवन चक्र की दुर्बल अवस्था पर उनका उपयोग किया जाए। इससे पर्यावरण के अन्य स्रोतों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कीटों की कोई दुर्बल अवस्था आती है, जैसे कि अगर उनकी संख्या में अगर अचानक से कमी आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहे हैं किसी वजह से, मतलब कोई भी दुर्बल अवस्था हो सकती है कि, तो उनका उपयोग तभी करना चाहिए तब जब वो दुर्बल स्थिति पर हों। जब वो दुर्बल स्थिति में होंगे अपनी, तो हम जो है IPM का उपयोग करके उनकी संख्या को और ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद अगला आता है जैविक और भौतिक कारकों में सामंजस्य। ऐसी विधियां विकसित की जाएं जो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और भौतिक कारकों को बनाए रखने तथा उनमें सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम हों। कीटनाशियों के चयनात्मक उपयोग से प्राकृतिक रूप से उपस्थित कीटनाशकों की घातक कारकों को बनाए रखा जा सकता है। चयनात्मक उपयोग, इसके बारे में हम पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा कुछ, ठीक है, और इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल इतना जान लेते हैं कि चयनात्मक उपयोग से प्राकृतिक रूप से उपस्थित नाशक कीटों के घातक कारकों को बनाए रखा जा सकता है। अतः ऐसे कीटनाशी का उपयोग में लाया जाए जो लक्षित कीटों को तो मारे लेकिन घातक कारकों पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो चयनात्मक उपयोग यही होता है कि ये जो केवल हम जो चॉइस के हमारे कीट हैं केवल उन्हीं पर ही इसका प्रयोग पड़े
और जो हम नहीं चाहते हैं जिन चीज़ों पर इसका घातक कोई प्रयोग पड़े, जैसे फसल वगैरह पर, तो उस पर नहीं पड़ना चाहिए। तो चयनात्मक उपयोग में बस यही आता है, कीटनाशियों का चयनात्मक उपयोग। इसके बाद आता है छठा, पारिस्थितिक तंत्र की विविधता। प्राय यह देखा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में यदि एक ही फसल अथवा उससे संबंधित फसलों को लगातार बोया जाए तो विकट कीट समस्याओं का प्रादुर्भाव हो सकता है। अगर किसी एक ही प्रकार की फसल और उसके संबंधित फसलों को लगातार बोया जाएगा तो कीटों की समस्याओं का बढ़ना बहुत आसान बात है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कई बार कि अगर एक फसल को हम लगातार बोते हैं बहुत टाइम तक और उससे संबंधित फसलों को ही बोते रहते हैं तो कीटों की संख्या अपने आप बढ़ोतरी हो जाएगी। ये तो है, फसलों को बदल कर बोना चाहिए। और ये सातवां है, सर्वेक्षण और निगरानी। किसी भी कीट प्रबंधन कार्यक्रम को अपनाने से पहले यह आवश्यक है कि पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित नाशक कीटों की संख्या का उचित मूल्यांकन किया जाए। सर्वेक्षण और निगरानी में वही हम, जैसे हमने EIL और वो लेवल्स वगैरह पढ़े थे, तो वही सब है कि उनका ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनकी सर्वेक्षण और निगरानी में यही आता है कि उनकी संख्या कहीं बढ़ तो नहीं रही है। अगर उनकी संख्या बढ़ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, कहीं वो ऐसे आर्थिक क्षति स्तर या फिर आर्थिक सीमा स्तर तक तो नहीं पहुंच रही, वो ये निगरानी। उसके बाद आता है पूर्वानुमान। पर्यावरण में समय समय पर कीटों की संख्या में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इन उतार चढ़ावों को ध्यान में रखकर भूत से वर्तमान की तुलना के आधार पर अनुमान लगाया जाना ही पूर्वानुमान है। यानी पूर्व अनुमान एक तरह से कह सकते हैं, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं पहले से कि अगर पिछले पास्ट में कभी इनकी संख्या में अगर बढ़ोतरी हुई होगी, जैसे मान लीजिए साल में मान लीजिए जनवरी में इनकी संख्या अचानक से बढ़ी थी, पिछले साल अगर जनवरी में बढ़ी थी तो इस साल किस तरह से इनकी संख्या बढ़ सकती है या फिर आगे जाकर किस तरह से कम हो सकती है, तो उस सब का हम अंदाज़ा पहले से लगा सकते हैं और इसके आधार पर हम अपना ध्यान रख सकते हैं। नाशक कीट प्रबंधन कार्यक्रम में प्रयुक्त होने वाले संभावित नियंत्रण इस प्रकार हैं। कौन कौन सी विधियाँ ऐसी हैं जो हम प्रयोग करके कीटों का और अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं। तो उसमें पहली आती है शस्य विधियाँ। इन विधियों के अंतर्गत शस्य क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं जिन्हें घटा बढ़ाकर कीटों का आक्रमण कम किया जा सकता है। इन क्रियाओं में प्रमुख हैं फसलों की बुआई और कटाई के समय में परिवर्तन, सफाई एवं फसलों तथा खरपतवारों के अवशेषों को नष्ट करना, भूमि की जुताई, निराई गुड़ाई, फसल चक्र, खाद की मात्रा में परिवर्तन, जल व्यवस्था तथा फंदा यानी कि ट्रैप फसलों को लगाना। ट्रैप फसलों के बारे में हम आगे और जानेंगे। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो चीज़ें इनके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सिर्फ ऐसे शब्द के रूप में ही समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरा है भौतिक विधियाँ। इन विधियों में भौतिक साधनों जैसे तापक्रम, ठंडा, आर्द्रता, प्रकाश, ध्वनि तथा ऊर्जा का उपयोग नाशक कीटों को मारने के लिए किया जा सकता है। भौतिक विधियों में यही है कि प्रकाश या फिर तापक्रम का प्रयोग कर सकते हैं। यांत्रिक विधियों में है कि इन विधियों के अंतर्गत वे सभी प्रयास आते हैं जिनसे नाशक कीट अपने भोजन तक ना पहुंच सके। साथ ही उसकी विभिन्न अवस्थाओं जैसे अंडों, अवयस्कों तथा वयस्कों को हाथ से नष्ट करना तथा उनकी यांत्रिक रोकथाम सम्मिलित है। यानी हाथों के द्वारा हम जो भी करेंगे अपने यंत्रों के द्वारा वो जो नियंत्रण करेंगे वही सब यांत्रिक विधियों के अंतर्गत आता है। ज़्यादातर हम हाथों के द्वारा जो नियंत्रण करते हैं उनके रहने के स्थान का जैसे नष्ट कर दिया हमने या फिर उनके भोजन को नष्ट कर दिया एक तरह से, तो वो होता है अपना यांत्रिक विधियों के अंतर्गत। फिर आता है जैविक नियंत्रण। जैविक नियंत्रण इसमें मुख्य है। तो इन विधियों में नाशक कीटों की प्रकृति में पाए जाने वाले, आगे भी जैविक नियंत्रण के बारे में और भी जानकारी दी गई है इस किताब में, तो इसकी भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन विधियों में नाशक कीटों की प्रकृति में पाए जाने वाले सभी छोटे छोटे प्राकृतिक शत्रुओं को खोजकर इकट्ठा कर प्रयोगशाला में अधिक संख्या में पालकर नाशक कीट के नियंत्रण के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्राकृतिक शत्रु में परजीवी, परजीव्याभ कीट, परभक्षी कीट, सूत्रकृमि, कवक, बैक्टीरिया, शुक्राणु, शाकाणु और वायरस, विषाणु सम्मिलित किए जाते हैं। ये पर्यावरण पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ते। जैविक नियंत्रण अब कीट प्रबंधन कार्यक्रम का सबसे सफल घटक सिद्ध होगा क्योंकि वह एक प्राकृतिक पारिस्थितिक घटना है जो स्वयं चल रही है। जैविक नियंत्रण में हम लोग इन सारे कीटों का प्रयोग करते हैं जो यहाँ पे मतलब इनके प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग करते हैं, जैसे परजीवी, परजीव्याभ कीट, परभक्षी कीट, सूत्रकृमि, कवक, बैक्टीरिया, वायरस, यानी कि ये सब चीज़ें इनके बारे में और भी आगे और ज़्यादा डिटेल में लिखा हुआ है, तो अभी इनके बारे में नहीं पढ़ते हैं। तो यही है जो जैविक नियंत्रण में यही इन जीवों का ही प्रयोग किया जाता है दूसरे जीवों को कंट्रोल करने के लिए। पाँचवां है फसलों में कीट प्रतिरोध जातियों का प्रयोग। यानी कीट प्रतिरोधी जातियाँ होंगी तो वो
अपने आप से ही कीटों का नियंत्रण करेंगी, है ना। ऐसी फसलों का ज़्यादातर डेवलप किया जा रहा है। तो कीट प्रतिरोधी जातियाँ कीट प्रबंधन अथवा समाकलित कीट नियंत्रण कार्यक्रम की नींव है। इनका सफलतम उपयोग तब होगा जब इन्हें परंपरागत शस्त्र विधियों, कीटनाशियों तथा जैविक नियंत्रण विधियों के साथ सहयोगी विधियों की भांति उपयोग में लाया जाए। उसके बाद छठा आता है रासायनिक विधियाँ। इन विधियों के अंतर्गत ऐसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं जो अपनी रासायनिक क्रिया द्वारा नाशक कीटों को मारते हैं अथवा दूर भगाते हैं। कीट प्रबंधन में इस विधि का उद्देश्य रसायनों का ऐसा उपयोग है जिसे केवल विशेष परिस्थितियों में काम में लाया जाए। यानी आईपीएम में हम ऐसा नहीं कीटनाशियों का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रयोग तो करते हैं लेकिन बहुत नियंत्रित मात्रा में करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हो कि केवल विशेष परिस्थितियों में ही काम में लाया जाए ऐसे रसायनों का प्रयोग। उसके बाद साथ में आता है आनुवांशिक विधियाँ, कि इन विधियों में उन रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिनके प्रभाव से कीट की प्रजनन शक्ति नष्ट हो जाती है और मादा अंडे तो देती है लेकिन उनसे गिरार नहीं निकलते हैं। आठवां है वैधानिक विधियाँ। इनके अंतर्गत वे प्रयास किए जाते हैं जिनसे देश में या उसके विभिन्न भागों से ऐसे हानिकारक कीट या बीमारियां प्रवेश ना कर सकें जो वहाँ पहले से ना पाए जाते हों। वैधानिक विधियों में जैसे किसी और देश में कोई और बीमारी थी, अब वो यहाँ आ गई, तो इसी प्रकार से अगर कोई जो कीट है वो किसी स्थान पर पहले नहीं था, फिर वो वहाँ पर दूसरे स्थान से कहीं आ ना जाए या बाहर से ना आ जाए, तो वो सब वैधानिक विधियों के अंतर्गत आता है। इसके बाद इसकी समस्याएं आती हैं, एकीकृत कीट प्रबंधन की संभावनाएं या समस्याएं या फिर सीमाएं, ये तीनों ही चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले लाभ हैं इसमें। लाभ में पहला है स्थिरता। केवल कीटनाशियों के प्रयोग से उत्पादकता के स्तर को स्थिर नहीं रखा जा सकता, ये हो गया स्थिर। फिर है आर्थिक पहलू। अगर कीटनाशियों के प्रयोग से संबंधित पर्यावरणीय तथा सामाजिक मूल्यों को संज्ञान में लिया जाए तो एकीकृत पीड़क यानी आईपीएम निम्नतम आर्थिक मूल्यों के साथ एक अच्छा प्रलोभक विकल्प सिद्ध होगा। उसके बाद तीसरा लाभ है स्वास्थ्य। पीड़कनाशियों के उत्पादन, भंडारण, लाने ले जाने, वितरण तथा प्रयोग का काम एकीकृत पीड़क प्रबंधन के अंतर्गत प्रयोग होने वाले निवेशकों की तुलना में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक घातक है। यानी कि पीड़कनाशियों का उत्पादन जो होता है, उन्हें रखने की जगह, फिर लाने ले जाने में, वितरण में, फिर प्रयोग में भी जब इनका प्रयोग करते हैं हम, तो स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक हो सकते हैं। उसके बाद चौथा है, लेकिन अगर हम एकीकृत कीट प्रबंधन का प्रयोग करेंगे तो इस तरह के लाभ, मतलब इस तरह की जो भी परेशानियाँ स्वास्थ्य संबंधी, उनसे बचा जा सकता है। वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई, नेगेटिव चीज़ें नहीं है। तो चौथा है पर्यावरणीय गुणवत्ता। पीड़क एकीकृत प्रबंधन प्रोग्राम से अलक्षित जीवों को ही नहीं अपितु मृदा, जल, वायु और प्रदूषित करके किसी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न नहीं होता। अतः एकीकृत पीड़क प्रबंधन अपनाकर पर्यावरण संरक्षण काफ़ी हद तक संभव है। यानी कि पर्यावरण गुणवत्ता का मतलब हुआ कि अगर हम आईपीएम का प्रयोग करेंगे तो पर्यावरण को काफ़ी हद तक हम गंदा होने से बचा सकते हैं। पाँचवां है सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिरता। किसानों द्वारा प्रयोग की जाने वाली पीड़कनाशी कॉरपोरेट घरानों में प्रयोग होने वाले अथवा दूसरे देशों से प्राप्त होती है, जबकि एकीकृत कीट प्रबंधन साधन प्राय स्थानीय संसाधनों पर आधारित होते हैं तथा बाह्य निर्भरता बहुत कम होती है। यह सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिरता कायम रखने में सहायक होती है। आईपीएम के तहत हम अपने जो यहाँ पर जो अपने देश में बनी हुई कीटनाशियाँ सिर्फ उन्हीं का ही प्रयोग करते हैं, बाहर से नहीं मंगावाते हैं। जैसे कि ठीक है। छठा है ये स्थानीय ज्ञान। एकीकृत पीड़क संबंधित स्वदेशी कृषि कर्म किसानी ज्ञान पर आधारित है। परंपरागत कृषि रीतियों को मुख्य घटक के रूप में स्थान विशेष को ध्यान में रखते हुए आईपीएम में स्थान दिया गया है। यानी कि स्थानीय ज्ञान का प्रयोग किया जाता है आईपीएम में, यानी किसानी ज्ञान पर आधारित होता है ये सब। उनको समझाया भी जाता है, तो वो आईपीएम के तहत जब समझाया जाता है तो उन्हीं के ही भाषा में, एक तरह से उन्हीं के ज्ञान के आधार पर उन्हें समझाया जाता है। इसके बाद आता है सीमाएँ। इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है किताब में, लेकिन मैंने थोड़ा कट करके लिखा है। इसके बाद है सीमाएँ। एकीकृत कीट प्रबंधन की क्या सीमाएँ हो सकती हैं। तो पहली सीमा है संस्थागत सीमाएँ। विभिन्न संस्थाओं, शोध, प्रसार तथा कार्यान्वयन इकाइयों में यदि समन्वय नहीं है तो इससे संस्थागत एकीकरण का अभाव रहेगा। दूसरे विकासशील देशों के राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा दाता एजेंसियों के मध्य राष्ट्रीय आर्थिक योजनाओं तथा कृषि विकास के संबंध में एकीकृत पीड़क प्रबंधन लागू करने के लिए कोई नीतिगत प्रतिबद्धता नहीं है। उसके बाद दूसरा है सूचना संबंधी समस्याएं। सूचना संबंधी जो सीमाएं हैं वो क्या है। किसानों तथा प्रसार कार्यकर्ताओं तक एकीकृत पीड़क नियंत्रण संबंधी सूचनाओं के ना पहुंचने के कारण इसके क्रियान्वयन में सबसे बड़ा अवरोध है। यानी कि इसकी जो सूचनाएं हैं वो किसानों तक जल्दी नहीं पहुंच पाती हैं। इसके बाद है सामाजिक सीमाएं। पीड़कनाशी निर्माताओं द्वारा किसानों
तथा प्रसार कार्यकर्ताओं को इस स्थिति से अवगत कराया जाता है कि रसायनों का प्रयोग अत्यंत प्रभावकारी है तथा प्रयोग विधि भी सरल है। यानी कि पीड़कनाशी जो बनाते हैं जो लोग, पीड़कनाशी जो उद्योगकर्ता होते हैं, वो किसानों को इस तरह से प्रलोभित करते हैं कि ये जो पीड़कनाशी है हमारी, ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है और इसे बहुत आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से किसान जो प्रलोभित होकर उनका और अधिक प्रयोग करता है। यह धारणा एकीकृत पीड़क प्रबंधन के क्रियान्वयन में एक मुख्य अवरोध है। आवश्यकता इस बात की है कि निजी तथा रासायनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र की प्रसार संस्थाएं अधिक सौहार्दपूर्ण पूरक ढंग से कार्य करें। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने के लिए प्रलोभित ना करना चाहिए। इसके बाद चौथा है आर्थिक सीमाएं। अगर एकीकृत कीट प्रबंधन सही अर्थों में अपनाया जाए तो शोध, प्रसार तथा कृषक प्रशिक्षण के लिए त्वरित कार्यक्रमों के लिए वित्त पोषण अथवा धन उपलब्ध कराना एक प्रमुख समस्या है। अधिकांश किसान दुकानदारों से पीड़कनाशी उधार खरीदते हैं और पीड़क नियंत्रण संबंधी जानकारी के लिए विक्रेताओं और दुकानदारों पर निर्भर रहते हैं। यानी कि आर्थिक सीमाएं क्या है इसकी, जो जो किसान होता है वो पीड़कनाशी को दुकान से खरीदता है और फिर जो जानकारी होती है उससे संबंधित वो भी दुकानदार ही देता है। तो इसकी जो कमियां है वो नहीं बताएगा। अगर वो बेच रहा होगा तो किसी किसी पीड़कनाशी की भी जो कमी है वो कोई दुकानदार नहीं बताएगा। और इसीलिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है किसानों को, जो उन्हें वहाँ से नहीं मिल पाती है। और दूसरा कारण है कि वो उधार खरीदते हैं। जब जब दुकानदारों से उधार खरीदते हैं तो उन्हें उस जानकारी के लिए भी अपने दुकानदारों पर भी निर्भर रहने पड़ता है। तो जानकारी की कमी होना यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। उसके बाद राजनीतिक सीमाएं हैं। प्रशासनिक अनुक्रम में पादप संरक्षण कार्यकर्ताओं को निम्न स्तर पर होने के कारण पादप संरक्षण में सुधार न हो पाना भी एक कारण है। एकीकृत पीड़क प्रबंधन के क्रियान्वयन में राजनीतिक अवरोध काम करता है। और ये यहाँ पर अच्छा ये फिनिश हो गया है शायद। ठीक है, ये 5 ही प्रकार थे इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इस चैप्टर में ऐसा है कि एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में ही लिखा हुआ है, उसकी कमियां, लाभ और समस्याएं और सीमाएं सब कुछ। तो इसमें कुछ जो सारणी बनी हुई है वो मैंने आपको नहीं बताई। इसमें जैविक नियंत्रण के अंतर्गत एक सारणी बनी हुई है। इसमें किन जीवों का प्रयोग किया जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन जीवों का प्रयोग किया जाता है और एक एकड़ में कितना प्रयोग किया जाता है वो है लिखा हुआ। और इसके बाद कीट प्रतिरोधी जातियों के प्रयोग में जो जातियां हैं, कीट प्रतिरोधी जातियां हैं वो आप देख लीजिए। वो ये हैं सारणी 2 के अंदर, जो कि यहाँ पर आकर ख़त्म हुई है। तो ये 2 सारणियाँ थी जो मैंने उसमें नोट्स में नहीं बनाई है। और इसके अंदर ये जो कुछ कीट हैं, मतलब जो परजीवी परभक्षी जो जीव हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। और दूसरी जो सारणी है उसके अंदर जो कीट प्रतिरोधी जातियाँ वो लिखी हुई हैं। उसके बाद अपना जो चैप्टर था वो यहाँ पे फिनिश हो गया है राजनीतिक सीमाओं पे, जैसे कि मैंने बताया ये लास्ट हेडिंग थी। इसके बाद इसमें आते हैं 2 क्वेश्चन हैं, 2 ऑब्जेक्टिव हैं। उसके अंदर है, पहला ऑब्जेक्टिव है एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन को गियरबंद क्लार्क ने सन इतने में प्रतिपादित किया। तो इसमें जो नाम लिया गया है यहाँ पर गियरबंद क्लार्क, ये मुझे इस चैप्टर में कहीं भी देखने को नहीं मिला है। और मैंने जो डेट्स आपको बताई थी इसके अंदर केवल 2 ही डेट्स का जिक्र किया गया है। एक है 1969 और दूसरा है 1940। यानी कि इसके अंदर जो जो ऑप्शंस हैं वो हैं 1971, 1961, 1861 या फिर 1871। तो इन चारों ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन मुझे नहीं लगता है कि ये सही होगा। मैंने इसे दूसरी जगह पर भी सर्च करने की कोशिश किया लेकिन ये मिला नहीं मुझे। तो इसका आंसर या तो 1800 तो नहीं हो सकता, या तो 1971 हो सकता है या 1961 हो सकता है। इस किताब में ये क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर में तो ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसका आंसर नहीं पता। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि नाशक कीट के प्रमुख सीमाकारी की कारक हैं। ये हमने अभी पढ़ा था, पहले ही हेडिंग में था ये, परजीवी विभाग, परभक्षी, रोगाणु, यानी कि इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी ये। और उससे पहले जो क्वेश्चन है ये ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, ये चैप्टर से रिलेटेड है, बस ये इन्फॉर्मेशन डाली नहीं गई है इस चैप्टर में। उसके बाद है लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उसमें है एकीकृत कीट प्रबंधन की अवधारणा पर एक निबंध, जैसा कि हमने एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में देखा ही है, इतना लंबा वो है वो निबंध। और दूसरा है एकीकृत कीट प्रबंधन की सीमाएं क्या हैं। तो सीमाओं के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं। तो ये 2 ही क्वेश्चन हैं
और ऐसा नहीं है इसमें और क्वेश्चन नहीं है, इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर और लिखे नहीं गए। तो जो चौथा चैप्टर है अपना, वो मैं कभी बनाऊँगा वीडियो। वो वीडियो हो सकता है थोड़ा टाइम बाद आए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो इस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, और इतना ही है बस। चैप्टर 3 ख़त्म हो गया।